हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने क्या देखा था, एनिमल किंगडम का करेक्टर देखा था कि जो एनिमल्स है उनके अंदर क्या क्या करेक्टर होने चाहिए। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनिमल किंगडम देखिए अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा किंगडम है। क्योंकि हम जानते हैं एक ही प्रकार के एनिमल्स तो पाए नहीं जा रहे हैं, तो एनिमल क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो इसीलिए आप क्या करते हैं कि एनिमल किंगडम को ही हम आगे क्लासिफाई करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, फाइलम पढ़ते हैं, पोरीफेरा से लेकर के कार्डेटा तक। तो इस दौरान हम देखेंगे कि कौन सा फाइलम जो है वो किस सेक्शन या किस ब्रांच में आ रहा है। तो जनरली हम क्या करते हैं, सभी फाइलम के कैरेक्टर लर्न करते हैं और वहां कंफ्यूजन बनी रहती है। लेकिन अगर यह वीडियो आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस फाइलम का कौन सा करेक्टर होगा, तो ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह वीडियो पूरा अंत देखिएगा। इसको देखने के बाद फाइलम पढ़ना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, एनिमल जो किंगडम है, यानी किंगडम क्या है, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। अब किंगडम को हम किस में डिवाइड करते हैं, ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, दो ब्रांच में डिवाइड करेंगे। ये दो ब्रांच कौन सा होगा, एक होता है पैराजोआ और एक होता है मेटाजोआ। तो पैराजोआ और मेटाजोआ ये किस बेसिस के आधार यानी क्लासिफाई किया गया है। यानी पैराजोआ में देखिए ऐसे जीवों को रखा गया है जिनका शरीर संगठन यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेलुलर लेवल का होता है। सेलुलर लेवल का होता है, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का क्या होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया कि सेलुलर लेवल का क्या मतलब होता है, टिश्यू लेवल का क्या मतलब होता है, ऑर्गन लेवल का क्या मतलब होता है। तो जो पैराजोआ होते हैं उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेलुलर लेवल का होता है। ये पहली खासियत है इनकी। यानी इनके अंदर क्या होगा, न तो कोई टिश्यू पाया जाएगा न ही ऑर्गन पाए जाएंगे। दूसरा कि इनके अंदर न तो माउस पाया जाता है और न ही डाइजेस्टिव कैविटी पाई जाती है। ठीक, न माउस पाया जाएगा और न ही डाइजेस्टिव कैविटी पाई जाएगी, क्योंकि अभी इनके अंदर क्या है, न तो टिश्यू पाया जा रहा है न ही कोई ऑर्गन पाया जा रहा है। लेकिन जब हम बात करेंगे मेटाजोआ की, तो मेटाजोआ में क्या करा गया है, ऐसे जीवों को रखा गया है जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल का है या तो ऑर्गन लेवल का है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। और इनमें क्या होता है, माउथ और डाइजेस्टिव कैविटी इनमें क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होती, और इनमें क्या होता है, माउथ और डाइजेस्टिव कैविटी प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव कैविटी प्रेजेंट हो, देखिए डाइजेस्टिव कैविटी हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं उसमें आप देखते हैं बेसिकली वो होती क्या है, कैविटी ही होती है। पहले मुख गुहा गुहा होती है, फिर ग्रसनी होती है, फिर ग्रासनाल होती है, यानी ओइसोफेगस होता है, फेरिंग्स होता है, फिर अमाशय होते हैं। तो पूरी एक संरचना, ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एक नली ही होती है। ठीक, जो नली ही आगे मॉडिफाई होकर के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन बना लेती है। इसीलिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, डाइजेस्टिव कैविटी कहते हैं। तो आप देखेंगे जो विकसित जंतु होते हैं उनमें दो कैविटी होती है। एक तो ये बीच वाली डाइजेस्टिव कैविटी हो गई, और ये किनारे किनारे क्या होती है, बॉडी कैविटी होती है। तो जो विकसित कैविटी होती है, जो विकसित एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, बॉडी कैविटी भी होती है और ये क्या होती है, डाइजेस्टिव कैविटी भी होती है। इसको हम इसी तरीके से ऐसे बनाते थे जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया कि ये क्या हो गई, डाइजेस्टिव कैविटी बीच में हो गई और उसकी सर्कुलर यानी चारों तरफ क्या हो गई, हमारी बॉडी कैविटी हो गई। तो इसी चीज को इस तरीके से भी बनाया जाता है। यानी अगर किसी चीज को इस तरीके से काट कर देखेंगे तो ऐसे दिखेगी, यानी इसको अगर हम काट के देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगी कि सर्कुलर है, उसके अंदर एक और सर्कल है। तो ये बीच वाली क्या होती है, डाइजेस्टिव कैविटी, या इसी को हम किस नाम से जानते हैं, गट नाम से भी जानते हैं। और ये गट के बाहर क्या होता है, सीलोम होता है। लेकिन ये सीलोम या बॉडी कैविटी हर जीव में नहीं पाई जाती। किस में पाई जाती है, उच्च कोटि के जीव में। तो उच्च कोटि के जीव यानी मेटाजोआ में पाया जाएगा और पैराजोआ में नहीं पाया जाएगा। तो इसमें देखिए किसको रखा गया है, पैराजोआ में जो रखा गया है वो पोरीफेरा को रखा गया है, फाइलम पोरीफेरा। तो फाइलम जो पोरीफेरा के जितने भी मेंबर है, साइकोन, ल्यूकोसिलिनिया, वो सब किस में आते हैं, पैराजोआ में आते हैं। अब ये जो मेटाजोआ है,
अभी हमने इसको किस में डिवाइड किया, 2 ब्रांच में डिवाइड किया। अब इस ब्रांच को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे डिवीजन में, फिर डिवीजन को सब डिवीजन में, फिर सब डिवीजन को डिवाइड करेंगे सेक्शन में। क्योंकि आप देखते हैं करेक्टर क्या होते जाते हैं, अलग होते जाते हैं। क्योंकि अभी भी मेटोजोआ में ऐसे जीव हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का है, और कुछ ऐसे हैं जिसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल का है। तो अब क्या करेंगे, इनको भी सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, फिर इसके बाद जो मेटाजोआ है इसको हम डिवाइड करते हैं 2 डिवीजन में। तो वो डिवीजन कौन कौन से होते हैं, तो देखिए अगर इसके पहले का आपने वीडियो देखा है तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ हमने जो पिछली वीडियो में टर्म डिस्कस किया था, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, रेडिएटा, बाइलेटेरिया, तो यहाँ उस सबका फिर यूज होगा। तो अब इसको हम क्या करते हैं, 2 बांटेंगे डिवीजन में। ब्रांच किस में डिवाइड होगा, डिवीजन। ब्रांच अब हमारा डिवाइड होगा डिवीजन में। तो 2 डिवीजन कौन कौन से हैं, एक डिवीजन है रेडिएटा और एक डिवीजन है बाइलेटेरिया। बाइलेटेरिया। अब अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेडिएटा में कैसे जीवों को रखा गया है और बाइलेटेरिया में कैसे जीवों को रखा गया है। तो यानी रेडिएटा में ऐसे जीवों को रखा गया है जिनकी अंदर कैसी सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल। और रेडियल सिमेट्री क्या होती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, इसमें ऐसे जीवों को रखा गया है जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, टिश्यू लेवल का होता है, टिश्यू लेवल का होता है। तीसरा, यानी इनमें क्या होता है, डाइजेस्टिव कैविटी और बॉडी कैविटी दोनों क्या होती है, कंबाइंड होती है, यानी अलग अलग नहीं होती। एक ही कैविटी होती है, वो बॉडी कैविटी की तरह वर्क करती है और डाइजेस्टिव कैविटी दोनों की तरह वर्क करती है। जैसा कि हमने बताया था कि जो सिलेंट्रेटा होते हैं उसमें एक कैविटी होती है, इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, सिलेंट्रॉन कैविटी कहते हैं। तो इसी सिलेंट्रॉन कैविटी में जो है वो भोजन का पाचन भी होता है, भोजन का अवशोषण भी होता है। इसी कैविटी के द्वारा भोजन का क्या होता है, सर्कुलेशन भी होता है। तो यानी ये जो कैविटी होती है वो बॉडी कैविटी की तरह भी कार्य करती है और डाइजेस्टिव कैविटी की तरह भी कार्य करती है। यानी यहाँ इनमें क्या होता है, अलग से डाइजेस्टिव कैविटी नहीं पाई जाती। यानी अभी क्योंकि इनमें देखेंगे तो रेडिएटर तक अभी क्या होती है, टिश्यू लेवल है, यानी कोई आर्गन नहीं बन पाया है। तो यहाँ क्या होगा, कंबाइंड बॉडी कैविटी, कंबाइंड बॉडी कैविटी एंड डाइजेस्टिव कैविटी। ठीक, इसको हम डीसी से लिख दे रहे हैं, आप पूरा लिख लीजिएगा। अब इसका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिमेट्री कैसी होगी, बायलेटरल सिमेट्री होगी। यहाँ पर रेडियल और यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री। यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ऑर्गन लेवल का। ठीक, और यहाँ पर क्या होगी, सेपरेट बॉडी कैविटी एंड डाइजेस्टिव कैविटी। जैसा कि अभी हमने बना करके दिखाया था, सेपरेट बॉडी कैविटी होगी और डाइजेस्टिव कैविटी होगी। तो यहाँ तक क्या हो गया, बाइलेटेरिया। अब इस बाइलेटेरिया को देखिए, अब क्या किया गया, आगे सब डिवीजन में बांटा गया है, 2 सब डिवीजन में। तो ये दो सब डिवीजन कौन कौन से हैं, एक है प्रोटोस्टोमिया और दूसरा है ड्यूटरोस्टोमिया। पहले ये जान लेते हैं कि अब देखिए, पहला आप जैसे आप हमेशा फाइलम याद करते हैं तो फाइलम पोरीफेरा शुरुआत करते हैं, या आप पहले से याद करते थे प्रोटोजोआ से, फिर पोरीफेरा, फिर सिलेंड्रेटा, फिर एस्के हेलमिन्थीज, फिर प्लेटे हेलमिन्थीज। तो ये जो आप याद करते हैं ये दिखाता है, किसको दिखाता है, विकास के क्रम को दिखाता है कि कौन किससे विकसित हुआ है। दूसरा, ये जटिलता को दिखाता है, कौन किससे ज्यादा जटिल है। दूसरा, ये उच्चता को दिखाता है कि कौन किससे ज्यादा उच्च कोटि का है। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने जो प्रोटिस्टा पढ़ा था, प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ा था। तो प्रोटिस्टा किंगडम में जो आता था वो प्रोटोजोआ आता था। फिर यहाँ सबसे पहले क्या आया, पोरीफेरा आया, और रेडिएटा में क्या आता है, सिलेंट्रेटा आता है। तो ये आपको एक क्रम से ही याद रखना है, सिलेंट्रेटा। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रोटोजोआ, फिर पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा। ये किसको दिखा रहा है, विकास को दिखा रहा है और सुपीरियरिटी को भी दिखा रहा है कि जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतने ही एनिमल क्या होते जाएंगे, सुपीरियर होते जाएंगे, उतने ही कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। अब यहाँ तक हमने 3 को देख लिया। तो रेडिएटा में कौन आता है, केवल और केवल सिलेंट्रेटा आते हैं। अब हम
बायलेटरिया को जैसे कि हमने कहा कि दो भागों में बांटेंगे। ये दो भाग हमारे कौन कौन से होंगे, एक होगा प्रोटोस्टोमिया और दूसरा होगा ड्यूटेरोस्टोमिया। ठीक, एक क्या हो जाएगा प्रोटोस्टोमिया और दूसरा ड्यूटेरोस्टोमिया। देखिए अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। अब देखिए प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया में क्या अंतर होता है। तो पहला अंतर तो इनमें ये होता है कि जो प्रोटोस्टोमिया होती है उनमें जो क्लीवेज होता है, क्लीवेज का मतलब हम रिप्रोडक्शन भी पढ़ रहे हैं तो क्लीवेज का मतलब समझ ही गए हैं। क्लीवेज मतलब आप सिंपली समझिए जो जाइगोट में डिवीजन होता है उसी को कहा जाता है क्लीवेज। तो जाइगोट का जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है, डिटरमिनेट होता है। ठीक, यहाँ पर जाइगोट का डिवीजन कैसा होता है, डिटरमिनेट होता है। दूसरा अंतर ये होता है कि यहाँ पर जो इनका माउथ बनता है वो माउथ किससे बनता है, ब्लास्टोपोर से बनता है या ब्लास्टोपोर की नियर से बनता है। ठीक, या तो ब्लास्टोपोर के बनेगा या तो उसकी नियर से बनेगा। तीसरा अंतर क्या होता है कि मीसोडर्म कैसे बनता है। तो यहाँ पर जो मीसोडर्म है वो मीसोडर्म किससे बनता है, प्राइमोर्डियल मीसोडर्मल सेल। प्राइमोर्डियल मीसोडर्मल, एक सेकेंड इसको नीचे लिख देते हैं, प्राइमोर्डियल मीसोडर्मल, प्राइमोर्डियल मीसोडर्मल सेल। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ डिटरमिनेट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनडिटरमिनेट हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब तो आपको समझ ही में नहीं आया, तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट का क्या मतलब होता है। डिटरमिनेट का मतलब होता है निश्चित, इनडिटरमिनेट का मतलब अनिश्चित। यानी जब क्या हो, यह निश्चित हो कि जाइगोट का कौन सा भाग कौन सा अंग आगे चल के बनाएगा, तो उसको कहा जाता है डिटरमिनेट क्लीवेज। यानी अगर हम देखें जाइगोट है तो जाइगोट डिवाइड होकर के पहले क्या बनाएगा, दो कोशिका बनाएगा, फिर इसके बाद जाइगोट डिवाइड होकर के क्या बनाते हैं, चार कोशिका बनाएगा। तो अगर इन चारों कोशिकाओं को क्या कर दे, हम अलग अलग कर दे, ठीक, चारों कोशिकाओं को अलग अलग कर दे, किसमें, प्रोटोस्टोमिया में, तो ये एक भाग से केवल एक कोशिका जो है वो ग्रो करके पूरे एनिमल का या पूरे इंडिविजुअल का केवल आधे का आधा भाग ही बना पाएगी, यानी पूरा भाग नहीं बन पाएगा। यानी अगर इसको अलग कर दे और इसको अलग कर दे तो इससे आधा ऑर्गेनिज बनेगा, इससे आधा ऑर्गेनिज बनेगा। और अगर इन चारों को अलग अलग कर दे तो एक ही भाग बन पाएगा जाइगोट का, चार में से केवल एक ही भाग बन पाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि शुरू से ही ये निश्चित हो जा रहा है कि जाइगोट का कौन सा भाग, यानी ये भाग की ये भाग, ये भाग की ये भाग, जाइगोट का कौन सा भाग फ्यूचर में एम्ब्रियो का कौन सा अंग बनाएगा, ये किसमें निश्चित हो जाता है, प्रोटोस्टोमिया में। जबकि ड्यूटेरोस्टोमिया में ऐसा नहीं होता। ड्यूटेरोस्टोमिया में अगर ब्लास्टुला भी बन गया है, ठीक, ब्लास्टुला जानते हैं क्या होता है, ब्लास्टुला लगभग कितनी होती है, 32 से 64 सेल की होती है। तो अगर ब्लास्टुला भी बन गया है तो ब्लास्टुला की सेल को अगर हम अलग अलग कर देंगे तो एक सेल जो है वो ग्रो करके वो वृद्धि करके पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिक भी बना लेगी। तो इसको कहा जाता है इनडिटरमिनेट, कि यहाँ पर क्या है कि अभी निश्चित नहीं है, वहां पर क्या हो गया है कि निश्चित हो गया है, फिक्स हो गया है कि कौन सा जाइगोट का कौन सा भाग फ्यूचर में एम्ब्रियो के किस अंग का निर्माण करेगा। लेकिन यहाँ पर ये निश्चित नहीं है, यहाँ पर हर एक सेल के पास ये पोटेंशियल या कैपेसिटी होती है पूरे जीव का निर्माण करने की, जबकि प्रोटोस्टोमिया में ऐसा नहीं होता। प्रोटोस्टोमिया में एक प्रत्येक सेल के पास ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो पूरा जीव बना सके। तो इसे अपने शब्दों में आप लिख लीजिएगा, ठीक, कि प्रोटोस्टोमिया में क्या होता है कि जाइगोट में ये निश्चित हो जाता है, जाइगोट में ही निश्चित हो जाता है कि जाइगोट का कौन सा भाग फ्यूचर में भ्रूण के किस अंग का या भ्रूण के किस भाग का निर्माण करेगा। जबकि यहाँ निश्चित नहीं होता,
यहाँ पर अब प्रत्येक सेल के पास ये कैपेसिटी होती है कि वह ग्रो करके डेवलप होकर के पूरा ऑर्गेनिज्म बना सके। ठीक, अब दूसरा हम देख रहे हैं कि माउथ यहाँ किससे बनता है, ब्लास्टोपोर से बनता है या उसके नियर से बनता है। तो ब्लास्टोपोर क्या होता है, देखिए जो ये ब्लास्टुला बनती है, ये ब्लास्टुला क्या होती है, अंदर की तरफ इनवेजिनेट होगी। तो एक इस तरीके का हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ऐसे। अब यहाँ पर ये जो ब्लास्टुला था, इसके अंदर की जो ये कैविटी थी, इस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। तो ये ब्लास्टोसील कैविटी हो गई, ब्लास्टोसील कैविटी। और ये जो नई कैविटी बनी है, इस नई कैविटी को हम कहते हैं आर्चेंट्रॉन कैविटी, आर्चेंट्रॉन कैविटी। और यहाँ ये जो पोर है, इस पोर को हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि ब्लास्टोपोर जो होता है वो ब्लास्टुला में नहीं होता, ब्लास्टोपोर किसमें होता है, गैस्ट्रुला में होता है, गैस्ट्रुला। ठीक, गैस्ट्रुला क्या होता है, गैस्ट्रुला ब्लास्टुला के बाद बनता है। तो यहाँ तक इसकी स्ट्रक्चर, किसकी स्ट्रक्चर है, गैस्ट्रुला की। और ये क्या है, ब्लास्टोपोर है। तो जब ये ब्लास्टोपोर डेवलप होगा तो इसी से एम्ब्रियो का क्या बनता है, माउथ बनता है। किसमें, प्रोटोस्टोमिया में। जबकि ड्यूटेरोस्टोमिया में क्या होता है कि ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, एनस बनता है। ठीक, एनस किससे बनता है, ब्लास्टोपोर से। तो आप जानते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें दो ओपनिंग होती है। जो सबसे पहली ओपनिंग होती है वो क्या होती है, माउथ होती है। और लास्ट ओपनिंग क्या होती है, एनस यानी कि गुदा होती है। तो प्रोटोस्टोमिया में ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है या ब्लास्टोपोर के निकट से बन जाएगा। और ड्यूटेरोस्टोमिया में क्या होता है, एनस बनता है ब्लास्टोपोर से या उसके निकट से। अब यहाँ तीसरा अंतर ये देखते हैं कि यहाँ पर मीसोडर्म कैसे बनता है। तो कल हमने सिलोम देखा कि साइजोसिलोम कैसे बनता है, इंटरोसिलोम कैसे बनता है। तो यानी जो प्रोटोस्टोमिया होते हैं उनमें सिलोम कैसा होता है, साइजोसिलोम होता है। और जो ड्यूटेरोस्टोमिया होते हैं उनमें कैसा होता है, इंटरोसिलोम होता है। तो प्रोटोस्टोमिया में कैसा सिलोम होगा, यानी कि साइजोसिलोम होगा। और साइजोसिलोम हमने देखा था कि बना कैसे था। तो साइजोसिलोम देखिए बनता कैसे है कि ये जो ब्लास्टोपोर होता है, इस ब्लास्टोपोर के सामने यहाँ क्या होती है, कुछ कोशिकाएं बनती हैं। इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, प्राइमोर्डियल मीसोडर्मल सेल कहते हैं। पहले क्या बनेगी, एक कोशिका यहाँ बनेगी, एक कोशिका यहाँ बनेगी। और ये कोशिका ग्रो होकर के पूरा इस ब्लास्टोसील को फिल कर देगी। फिर हमने देखा था जब ये पूरे ब्लास्टोसील को फिल कर देती है इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होता है कि अब एक यहाँ पर बीच की कोशिकाएं इस तरीके से डीजनरेट हो जाएंगी। इसको अच्छे से समझा दे रहे हैं अगर नहीं समझ में आया थे। ठीक, पहले क्या होती है कि ब्लास्टोसील, ये जो प्राइमोर्डियल मीसोडर्मल सेल है, ये ग्रो करके पूरा इस ब्लास्टोसील को भर देती है इस तरीके से। ठीक, अब फिर इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर बीच की कोशिकाएं क्या होगी, डीजनरेट हो जाएंगी। तो इस तरीके से मीसोडर्म की क्या होगी जी, कि दो लेयर बन गए, एक बाहर वाली लेयर, एक ये अंदर वाली लेयर। और ये जो खाली स्थान बन गया, इस खाली स्थान को हम क्या नाम देते हैं, सीलोम नाम देते हैं। और जब सीलोम इस तरीके से बना तो इस सीलोम के बनने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, साइजोसिलिक कहते हैं। और इस प्रकार के सीलोम को क्या कहते हैं, साइजोसिलोम कहते हैं। यानी आपको इस सिंपल यहाँ पर ये याद रखना है कि यहाँ पर मीसोडर्म कैसे बना। मीसोडर्म जो बना पहले कैसे बना, प्राइमोर्डियल मीसोडर्मल सेल से। पहले एक एक सेल बनती है, उनको हम क्या कहते हैं, प्राइमोर्डियल मीसोडर्मल सेल कहते हैं। ये मीसोडर्म बनता किससे है, ये मीसोडर्म इस इंडोडर्म से ही बनता है। अंदर वाली जो लाइनिंग होती है इसको हम इंडोडर्म कहते हैं और बाहर वाली लाइनिंग जो होती है एक्टोडर्म कहते हैं। तो सबसे पहले इंडोडर्म से क्या बनता है, एक प्राइमोर्डियल मीसोडर्मल सेल्स बनती है। फिर मीसोडर्मल सेल्स ग्रो करके क्या बना लेती है, मीसोडर्म बना लेती है। अब यहाँ पर लेकिन ड्यूटेरोस्टोमिया में क्या होता है, ड्यूटेरोस्टोमिया में भी यही केस रहेगा कि बाहर वाली लेयर को हम क्या कहेंगे, एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर को क्या कहेंगे, इंडोडर्म। लेकिन यहाँ पर जो मीसोडर्म, प्राइमोर्डियल मीसोडर्मल सेल आप यहाँ से बना था, आर्चेंट्रॉन ब्लास्टोपोर के निकट बना था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पाउच के रूप में हमने देखा था कि एक उभार बनेगा इस तरीके से। ये उभार आप देख रहे हैं किसमें बन रहा है, ये उभार आपका बन रहा है इंडोडर्म में। अब फिर इसके बाद क्या हो जाएगा कि ये उभार जो है वो टूट करके अलग हो जाएगा।
ये उभार क्या होगा, टूट करके अलग हो जाएगा ऐसे, इस तरीके से। ठीक, अब ये उभार अलग हो जाएगा, फिर ये उभार क्या करेगा, ग्रो करेगा, और ग्रो करके इस तरीके से लेयर बना लेगा मीसोडर्म का। ठीक है, एट द एंड आप देख रहे हैं कि फाइनली दोनों में ही क्या हो रहा है कि मीसोडर्म का लेयर बन जा रहा है, एक लेयर अंदर की तरफ, एक लेयर बाहर की तरफ, अब बीच में क्या बन जा रहा है, सिलो। दोनों इंड प्रोडक्ट दोनों का समान है, लेकिन बनने की प्रक्रिया अलग अलग है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोसिलिक कहते हैं, और सिलोम को क्या कहते हैं, इंट्रोसिलोम कहते हैं। बनने की प्रक्रिया इंट्रोसिलिक, और सिलोम क्या हो गया, इंट्रोसिलोम हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मीसोडर्म कैसे बना। मीसोडर्म जो आपको बना कि आर्केट्रान, ये जो आर्केट्रान जो कैविटी है उसकी जो रूफ है, रूफ से एक पाउच के रूप में मीसोडर्म बनता है। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा मीसोडर्म कैसे बनता है, प्राइमोर्डियल मीसोडर्मल सेल से बनता है। और यहाँ क्या लिखेंगे कि जो मीसोडर्म है वो ये कैविटी जो है इसको हम क्या कहते हैं, आर्केट्रान कैविटी कहते हैं। इस आर्केट्रान कैविटी की दीवार से बनता है। तो मीसोडर्म हमारा कैसे बना, आर्केट्रान की वॉल से, आर्केट्रॉन की वॉल से। ठीक, आर्केट्रान की वॉल से। ठीक, आर्केट्रान की वॉल किसमें पाई जाती है, ये चीज अगर आपको गैस्ट्रुला के बारे में नहीं पता है तो इतना लिख लीजिएगा कि गैस्ट्रुला की जो आर्केट्रान की दीवार होती है उससे मीसोडर्म बनता है। या फिर आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि प्रोटोस्टोमिया में जो सिलोम होता है वो क्या होता है, साइजोसिलोम होता है, और ड्यूटरोस्टोमिया में जो होता है वो इंट्रोसिलोम होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या ऐसा सिलोम होता है, साइजोसिलोम, और यहाँ पर कैसा होता है, इंटरोसिलोम होता है। अब इस क्या क्या, अब हमने क्या किया, पहले किंगडम था, किंगडम को ब्रांच में पहले तो सभी जीवों को क्या किया गया, 5 किंगडम में डिवाइड किया गया। फिर जो एनिमल किंगडम था उसको 2 ब्रांच में डिवाइड किया गया। फिर ब्रांच को डिवीजन में डिवाइड किया गया, डिवीजन को सब डिवीजन में डिवाइड किया गया। ठीक, अब इसके बाद सब डिवीजन को क्या किया गया है, सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ कौन कौन से सेक्शन आते हैं, आइए उनको देख लेते हैं। इसको हम इरेज करें क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ लिखना। अब जो ये प्रोटोस्टोमिया है इनको हमने क्या कर दिया कि 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, क्योंकि सिलोम देखिए सब में नहीं पाए जाएंगे। सिलोम जिनमें पाए जाएंगे उनको सिलोमेट कहेंगे, जिनमें नहीं पाए जाएंगे उनको ए सिलोमेट कहेंगे, और जिनमें झूठा पाया जाएगा उनको क्या कहेंगे, स्यूडो सिलोमेट कहेंगे। तो इस चीज को क्या करते हैं, हम इरेज करते हैं। तो आप एक स्क्रीनशॉट पहले कर ले लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट बाद कर ले लीजिएगा। अब इसमें क्या होते हैं, 3 तरह के आते हैं। एक आते हैं ए सिलोमेट, यानी जिनमें क्या हो, फिलोहोइल, और एक आएंगे स्यूडो सिलोमेट, और एक होंगे सिलोमेट, या इनको हम यू सिलोमेट भी कहते हैं। ठीक, यानी सिलोमेट यानी इनके अंदर सिलोम नहीं होगा, इनके अंदर झूठा होगा, और इनके अंदर सिलोम पाया जाएगा। कौन सा सिलोम होगा, साइटोसिलोम। ए सिलोमेट का एग्जाम्पल कौन सा है, ए सिलोमेट में आपके आते हैं पहले पोरिफेरा, फिर सिलेंड्रेटा, फिर आप क्या याद करते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो इसमें आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज, और प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद क्या आता है, एस्कीहेल्मिन्थीज। तो इसमें कौन से आते हैं, एस्कीहेल्मिन्थीज। अब देखिए यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि स्यूडो सिलोमेट क्या होता है, तो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। और सिलोमेट क्या होगा कि जिनके अंदर सिलोम पाया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पिछला वीडियो देख लीजिए, वहां पर समझ में आ जाएगा कि सिलोम क्या होता है। तो प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया को हमने 3 क्लास में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि प्रोटोस्टोमिया के कुछ मेंबर ऐसे थे जिनमें सिलोम नहीं पाया जाता था, कुछ ऐसे थे जिनमें पाया जाता था लेकिन झूठा पाया जाता है, और कुछ में क्या होता है, ट्रू सिलोम पाया जाता है। और कौन सी प्रकार का सिलोम पाया जाता है, तो साइजोसिलोम। सिलोम यहाँ पर भी ट्रू सिलोम होगा। इनमें भी क्या होगा, ड्यूटरोस्टोमिया के जो मेंबर होंगे इनमें सभी में भी ट्रू सिलोम होगा, यानी सभी क्या होंगे, ट्रू सिलोमेट होंगे, या हम सभी में क्या होगा, सिलोम पाया जाएगा।
तो सभी क्या होंगे, सिलोमेट होंगे। तो ये भी सिलोमेट है, ये भी सिलोमेट है, लेकिन अंतर क्या होगा, इनका सिलोम कैसा है, साइटोसिलोम, और इनका सिलोम कैसा है, इंट्रोसिलोम। यहाँ पर प्लेटी हेलमिंथेस, एस्के हेलमिंथेस और सिलोमेटा में कौन से आते हैं, 3 आते हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और तीसरा आता है मोलस्का। और यहाँ तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब इसके बाद प्रोटोस्टोमिया को हमने किस में डिवाइड कर दिया, 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। ये क्या हो गया, 3 सेक्शन। और यहाँ पर ड्यूटेरोस्टोमिया में क्या है, केवल एक ही सेक्शन है, कौन सा, सिलोमेटा, केवल सिलोमेट सेक्शन ही है। और इस सिलोमेट में ही कौन कौन से आते हैं, 2 तरीके के जीव आते हैं, यानी कि 2 फाइलम को रखा गया है, एक रखा गया है इकाइनोडर्माटा को और एक रखा गया है कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। ठीक, तो आइए एक बार हम क्या कर लेते हैं, इस सभी का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हिटेकर ने क्या किया कि सभी जीवों को 5 जगत में बांटा। तो 5 जगत में हम ये क्या कर रहे हैं, लास्ट वाला जगत देख रहे हैं, एनिमल किंगडम। अब एनिमल जो किंगडम था उसको क्या किया, डिवाइड किया गया 2 ब्रांच में, पैराजोआ और मेटाजोआ। पैराजोआ में उनको रखा गया जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता था, सेलुलर लेवल का होता था। मेटाजोआ में उनको रखा गया जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता था, टिश्यू और ऑर्गन लेवल का होता था। इनमें माउथ और डाइजेस्टिव कैविटी नहीं पाई जाती थी, इनमें माउथ और डाइजेस्टिव कैविटी पाई जाती थी। अब फिर मेटाजोआ को क्या किया गया, 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया। पैराजोआ में कौन आते हैं, पोरीफेरा। अब इनको डिवाइड किया गया रेडिएटा और बाइलेटेरिया में। अब फिर उसके बाद क्या किया है, रेडिएटा में केवल एक ही फाइलम आता है, सिलेंट्रेटा। फिर बाइलेटेरिया को क्या किया गया, 2 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया में क्या था, फिर प्रोटोस्टोमिया को क्या किया गया, 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया। एक सेक्शन वह है जिसमें सिलोम नहीं होता, दूसरा वो जिसमें सिलोम होता है, सॉरी जिसमें सिलोम झूठा होता है, यानी मिथ्या देह गुहा होती है, फाल्स सिलोम होता है, और तीसरा है सिलोमेट, यानी जिनमें सिलोम पाया जाता है। तो एक एक लाइन इनके बारे में लिख लीजिएगा कि इनमें नहीं पाया जाता है, इनमें मिथ्या देह गुहा होती है, और इनमें क्या होती है, वास्तविक देह गुहा होती है। फिर ए सिलोमेट में कौन आता है, प्लेटी हेलमिंथेस, यानी प्लेटी हेलमिंथेस के जितने भी मेंबर होंगे उनके पास क्या होगा, सिलोम नहीं होगा। इनके पास होगा लेकिन फाल्स होगा, और इनके पास ट्रू सिलोम होगा। तो फाल्स और ट्रू सिलोम में क्या अंतर होता है, ये आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए। फिर हमने बताया कि जो ड्यूटेरोस्टोमिया होते हैं इनके जितने, अब यहाँ पर सेक्शन में बांटने का आधार क्या है, सिलोम। तो यहाँ पर ड्यूटेरोस्टोमिया में जितने मेंबर आते हैं सभी के पास क्या होता है, सिलोम होता है, यानी सभी को एक ही सेक्शन में रख दिया गया, सिलोमेटा में। और सिलोमेटा में भी 2 फाइलम आते हैं, एक आता है इकाइनोडर्मेटा और एक आता है कॉर्डेटा। तो इस तरीके के आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग फाइलम क्यों बनाए गए हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमिंथेस, एस्के हेलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। इसी सीक्वेंस में ये नाम आपको याद होने चाहिए। तो कल से अब हम क्या करेंगे, पोरीफेरा के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। पोरीफेरा का जनरल कैरेक्टर देखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर उसमें साइकॉन पढ़ना है, साइकॉन की डिटेल स्टडी करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अच्छे से समझ में आया, और अगर आप इसी तरीके से टीजीटी पीजीटी की हर एक टॉपिक को इतने ही अच्छे से पढ़ना और समझना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।